नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज़ का टॉपिक। ये टॉपिक आपका थोड़ा लेंदी है, इसलिए एक दो या तीन वीडियोस में इसको हम कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इसके बेसिक्स और कुछ क्लासिकल थ्योरीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं। देखते हैं सबसे पहले ट्रेड थ्योरीज़ क्या होती हैं। ट्रेड थ्योरीज़ इस्टेब्लिश्ड करी गई इकोनॉमिस्ट के थ्रू, और इन्होंने ग्लोबल ट्रेड को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज़ को डेवलप किया। और यहाँ पर हम दो टाइप के थ्योरीज़ पढ़ते हैं, क्लासिकल थ्योरीज़ और मॉडर्न थ्योरीज़। क्लासिकल थ्योरीज़ का ग्रोथ यानी कि क्लासिकल थ्योरीज़ को देने वाले जो लोग थे वो मेनली इकोनॉमिस्ट थे, और इकोनॉमिस्ट थे इसीलिए इन्होंने सारी इकोनॉमीज़ के फॉर्मूले इसमें लगाए, और ये थ्योरीज़ क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज़ कहलाती हैं। यहाँ पर चार थ्योरीज़ मेनली आती हैं: मर्केंटलिज्म की थ्योरी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, और हेक्सचर ओलिन की थ्योरी, जिसको हम फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी भी बुलाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम मेनली तीन थ्योरीज़ के बारे में स्टडी करेंगे: मर्केंटलिज्म, एब्सोल्यूट कॉस्ट और कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी के बारे में। बाकी जो बची हुई हेक्सचर ओलिन की थ्योरी और मॉडर्न थ्योरीज़ हैं वो आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे। इसके अलावा जब हम देख लेते हैं कि मॉडर्न थ्योरीज़ में कौन कौन सी थ्योरीज़ आती हैं। मॉडर्न थ्योरीज़ में कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, न्यू ट्रेड थ्योरी और नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी आती हैं। इन थ्योरीज़ का डेवलपमेंट मैनेजमेंट थिंकर्स के द्वारा किया गया है। और मॉडर्न टाइम्स में, यानी कि जब कोलोनिज़म ख़त्म हो गया था और सारी ही कंट्रीज़ में उपनिवेशवाद ख़त्म हो रहा था और सारी कंट्रीज़ नेशनलिज़म की तरफ बढ़ रही थी, तब ये सारी जो थ्योरीज़ आई हैं और इनका ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब हम पहली थ्योरी से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मर्केंटलिज्म की थ्योरी। मर्केंटलिज्म का टाइम पीरियड देख लीजिए आप, 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी लास्ट तक का रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो टाइम पीरियड कैसा रहा होगा। उस टाइम पीरियड पर कोलोनिज़म कोलोनाइजेशन बहुत ही तेज़ी से उभर रहा था, यानी कि उपनिवेशवाद, एक कंट्री दूसरी कंट्री को औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभर रही थी। बहुत सारी कंट्रीज़ यूरोपियन पावर्स जो थी, जितनी भी थी, जैसे यूरोप है, यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज़ कोलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी और पूरे वर्ल्ड को इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे एक थ्योरी बहुत ही फेमस हुई मर्केंटाइलिज्म की, इसको देने वाले थे थॉमस मून। इसके अलावा भी कुछ इकोनॉमिस्ट थे और थे, जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन आप एक बार खुद से सर्च करिएगा एक बार। यहाँ पर मेनली इन्होंने बताया है कि एक कंट्री को वेल्थ अगर बनानी है अपनी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट ज़्यादा करने होंगे। और ऐसा करके एक कंट्री अपनी कंट्री में गोल्ड और सिल्वर के रिज़र्व बढ़ा सकती है। अगर एक कंट्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स होते हैं, यानी कि प्रेशियस मेटल्स होते हैं, तो वो कंट्री वेल्दी मानी जाती है। और इस वेल्थ को पाने के लिए हर कंट्री एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे और इंपोर्ट को कम करने पे फोकस करने लगी। इसका असली जो मोटिव यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड को अपनी कंट्री में लाना, और लूट के लाना नहीं था। मर्चेंट्स थे और गवर्नमेंट्स थी, ये आपस में मिलकर ट्रेड को बढ़ावा देती थी। तो ये थ्योरी इसी से डेवलप हुई है। और यहाँ पर इम्पीरियलिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये जो थ्योरी है आपकी बहुत ज़्यादा हद तक कह सकते हैं आपकी जो है ज़िम्मेदार है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे जो थ्योरी आई थी। इसके बाद की थ्योरी को हम एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी बोलते हैं, जो दी थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ की एक बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में। इस बुक में इन्होंने इसको डिटेल में बताया है। इन्होंने बताया कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को उसका शोषण करके सिर्फ अपनी एडवांटेज नहीं ले सकती है, बल्कि अगर एक कंट्री किसी प्रोड्यूस में, यानी कि किसी गुड्स या सर्विसेज के मामले में एफिशिएंट है, यानी कि उसकी अच्छी तरीके से चीपर कॉस्ट पर अच्छा प्रोडक्ट बना सकती है, तो वो कंट्री उस गुड्स के हिसाब से उस गुड्स को ट्रेड करके एब्सोल्यूट एडवांटेज ले सकती है। तो इन्होंने एक टर्म लिया एब्सोल्यूट एडवांटेज, और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का थ्योरी जो है इसी पे फोकस्ड है। इन्होंने यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक ही बताया था, लेबर कॉस्ट से एक कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज ले सकती है। और इन्होंने स्पेशलाइजेशन की बात बोली है, यानी कि एक कंट्री किसी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड हो सकती है। उस कंट्री में हो सकता है, मान लीजिए इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं दूसरी वर्ल्ड में, किसी दूसरी वर्ल्ड की दूसरी दूसरी कंट्री में उस हिसाब से नहीं बन सकती जितनी एफिशिएंटली इंडिया में बन सकती हैं। तो इंडिया उस वस्तु पर एब्सोल्यूट एडवांटेज ले सकता है। यही थी एडम स्मिथ की थ्योरी, और इन्होंने किसी कंट्री का शोषण करने के बजाय उसको ट्रेड से जीतने की बात बोली थी। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है। इसके कुछ दोष थे। दोष ये था कि अगर एक कंट्री दो चीज़ों में
एडवांटेज लेती हो, यानी कि दोनों ही चीज़ों में उसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज आ रही होती है, तो किस तरह से हम वो दो कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करेंगी। यहाँ पर एक फार्मूला आया जिसको डेविड रिकार्डो ने बताया, और ये फार्मूला था कंपैरेटिव एडवांटेज का। यानी कि अगर दो वस्तुओं में एक कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज लेती है, तो उसको दोनों ही वस्तुओं में देखना चाहिए कि कौन सी वस्तु ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा ज़्यादा कॉस्ट एडवांटेज देती है उसको। यहाँ पर इन्होंने एम्फेसिस किया रिलेटिव पर, ना कि एब्सोल्यूट पर। तो ये थ्योरी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पर इन्होंने भी फैक्टर इंडाउमेंट, यानी कि दो फैक्टर नहीं लिए, सिर्फ एक ही फैक्टर लिया जो कि लेबर फैक्टर था। यहाँ पर भी इन्होंने एफिशिएंटली और रिलेटिवली कंपैरेटिव एडवांटेज की बात बोली है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात आती है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है कि हम एक के बदले दूसरे को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वो कंट्री उस गुड्स को प्रोड्यूस करेगी जिसमें उसको उसकी कॉस्ट रिलेटिवली ज़्यादा आ रही होती है, या रिलेटिवली ज़्यादा कम आती है। तो इसको हम वाइस वर्सा देख सकते हैं। तो ये थी डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। अब इन दोनों का हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कोई भी थ्योरी जब होती है तो उसके पीछे कुछ अजम्पशंस के हिसाब से ही वो थ्योरी काम करती है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन अजम्पशंस हैं दोनों ही के, ये आपके कंपैरेटिव एडवांटेज की के भी हैं और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के भी अजम्पशंस हैं। यहाँ पर बताया गया कि दो कंट्रीज़ हैं ए और बी, और वो दो प्रोडक्ट पर ही काम करते हैं, यानी कि दो ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि नेमली एक्स और वाई। और यहाँ पर लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि लेबर, सिर्फ लेबर ही है जो फैक्टर है प्रोडक्शन का। और यहाँ पे टेस्ट और प्रेफरेंस जो होते हैं पीपल्स के, वो भी सेम रहते हैं, कंट्री में बदलते नहीं हैं। और फ्री ट्रेड, दोनों ही कंट्री में फ्री ट्रेड है, कोई भी कंट्रीज़ की बैरियर्स नहीं है, बाउंड्रीज़ नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए उन्होंने मूवमेंट ऑफ गुड्स पर। और कोई भी टैक्स टैक्स रेट्स नहीं है, किसी भी दोनों ही कंट्री में टैक्स रेट नहीं है, यानी कि कोई भी बैरियर्स नहीं है। तो ये सारे अजम्पशंस थे। इन अजम्पशंस के बाद हम देख लेते हैं कि इनसे बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों ही एडवांटेज थ्योरीज में। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एडवांटेज का पहले देख लीजिए। इट इज़ द इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस गुड्स इन एफिशिएंट मैनर एट लोअर मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर इन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज के लिए मार्जिनल कॉस्ट को कम रखने की बात बोली है। और कंपेरेटिव एडवांटेज में उसी तरफ वहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट के साथ साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात बोली है। तो एक डिफरेंस वो ये हो गया। इसके बाद दूसरा डिफरेंस बढ़िए, इट मे नॉट ऑलवेज बी म्यूचुअल बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज़। यहाँ पर इस थ्योरी में हमेशा देखा जाता था कि हमेशा ही दोनों ही कंट्रीज़, यानी कि एक कंट्री को कभी लॉस हो जाता था, कभी दूसरी कंट्री को लॉस हो जाता था। यहाँ पर दोनों को ही, कई बार ज़्यादातर दोनों को ही बेनिफिशियल नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही कंपेरेटिव कॉस्ट में दोनों को ही हर बार बेनिफिशियल, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहता है, यानी कि इसमें कभी भी किसी को, एक कंट्री को लॉस नहीं होता है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं, it may not be very effective in deciding in resource allocation by a country for production। यहाँ पर इफेक्टिव नहीं रहता कई बार डिसाइड करना है कि रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट हो रहे हैं किसी प्रोडक्शन पर। और यहाँ पर इट इज़ मोर इफेक्टिव इन डिसीजन फॉर रिसोर्स एलोकेशन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। अब देखिए यहाँ पर हर चीज़ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज लेने की बात बोली जा रही थी एब्सोल्यूट एडवांटेज में, लेकिन कंपैरेटिव में बोला गया है कि वो आप उसी चीज़ पर फोकस करिए जिसमें आप कंपैरेटिवली ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं और एलोकेशन, रिसोर्सेज का एलोकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी अच्छे तरीके से हो पाता है, और हम इंपोर्ट भी कुछ चीज़ों का करा सकते हैं आसानी से। तो इसका प्लस पॉइंट है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी का। और लास्ट जो आपका डिफरेंस है, हेयर फोकस ऑन हायर वैल्यूम ऑफ गुड्स एंड गिवन रिसोर्सेज। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाने पर फोकस था। जितना भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, उनको लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम के गुड्स बनाने पर फोकस करते थे। लेकिन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में हमने बात करी है ज़्यादा से ज़्यादा बेटर गुड्स बनाया जाए, ना कि क्वांटिटी ज़्यादा हो। यहाँ पर क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, इसलिए ये जो आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ही ज़्यादा बेटर मालूम होती है। क्योंकि वक्त के साथ साथ इन्होंने दोनों ने इवॉल्व किया। 1776 में आई थी एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज आई थी 1817 में। तो टाइम गैप देख लीजिए आप खुद ही और आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी जो थ्योरीज़ होती हैं वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं, यानी कि वो प्रिकर्सर्स होती हैं। एक जो थ्योरी होती है, अगर उसमें कोई कमी होती है तभी दूसरी थ्योरी आती है, हमेशा ही देखा गया है समाज में। और जब भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आते हैं। तो यही है, यानी कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की जो भी प्रॉब्लम्स रहे थे उनको कंपैरेटिव एडवांटेज ने पूरा किया था। और इसके बाद जो भी थ्योरीज आएंगी, जैसे फैक्टर डोमेन थ्योरी जब आएगी तो उसको
उसके अंदर हमने देखा कंपेरेटिव एडवांटेज की जो भी खामियां हैं उसको इसने दूर किया था। तो यही है, ये है आज का डिस्कशन। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बाकी बची हुई थ्योरीज़ भी समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। और जो जो भी थ्योरीज़ हमने पढ़ी हैं यहाँ पर, आप उनको एक बार फिर से रीड करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा और एग्ज़ाम में आपके लिए आसानी होगी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पे फोकस किया है यहाँ पर, और फैक्ट से ज़्यादा मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे फोकस किया। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।